हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरुआत कर रहे हैं वर्कशीट के लिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यहाँ पे क्या हमको रीजन दे रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल इज लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एल्गे, ईस्ट, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज बैक्टीरिया। कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया। तो नर्व सेल कैसा होता है? यस, नर्व सेल का एक हम बोल सकते हैं कि स्पेशल शेप होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। इसके काम के हिसाब से बेसिकली क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है, ठीक है, एंड पूरी हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। अब अगर नर्व सेल के बारे में बात करें तो नर्व सेल्स के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा लिख लेंगे। ठीक है, प्लांट। सो बेसिकली प्लास्टिड्स इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेक एंड स्टोर फूड फॉर प्लांट्स। क्लियर? Explain the significance of invention of microscope। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन का हमको सिग्निफिकेंस देना है। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से बताया गया था, सिग्निफिकेंस क्या होता है? सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए थे, है ना, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, है ना, तभी तो देखो सेल को किस में देखा गया था? माइक्रोस्कोप में ही देखा गया। उन्होंने ऐसी इनविजिबल चीजें ढूंढ ली विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, है ना। तो इन्वेंशन ऑफ। हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरुआत कर रहे हैं वर्कशीट के लिए। ठीक है, आपको भी पता है कि हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हर एक चैप्टर से। उसके बाद मैंने आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट भी कंप्लीट करवा दिया जिसमें आप विद इन 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल एक फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं थ्रू दिस वर्कशीट। तो आपको अब हर एक चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एंड क्वेश्चन किस किस टाइप के रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूं। तो यहाँ पे हमारे पास MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको इसमें असर्शन रीजन भी दिख जाएगा, 2 मार्कर क्वेश्चन भी दिख जाएंगे एंड 3 मार्कर क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। तो पूरा हम ऐसा बोल सकते हैं एक फुल पैकेज है, ठीक है, जिसमें आप पूरा का पूरा अपना चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो चैप्टर बहुत पढ़ लिया, ठीक है, अब चैप्टर पढ़ने के बाद हमें खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो इस चैप्टर से आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 2 मार्कर, 3 मार्कर, 1 मार्कर सारे टाइप के क्वेश्चंस है। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे एंड खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, और कितने मार्क्स आपके आए हैं? सबके आगे नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा 1 मार्क्स का है, कौन से 2 नंबर के, कौन से 3 नंबर के। ठीक है, तो आप खुद से मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे बताओगे ताकि मुझे पता चलेगा कि यस आपको बेनिफिट हो रहा है इस वर्कशीट से। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बात करते हैं यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ पॉन्ड वाटर सैंपल अंडर अ माइक्रोस्कोप। The student note that the organisms is green and move using specialized structure based on the description in the textbook. Which category of microorganisms is the student most likely observing? Okay. तो यहाँ पे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें कुछ चीजें बताई गई हैं। क्या कहा गया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे पाया गया है? यस, कहाँ पे पाया गया? नदी के किनारे, पॉन्ड में, पॉन्ड वाटर में पाया गया है, ग्रीन कलर का है एंड इट हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो बता दो फटाफट से कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एंड हमारे ऑप्शंस हैं अमीबा, फंगाई, एल्गे एंड बैक्टीरिया। ग्रीन कलर का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है? आप सबको पता है, ठीक है, मुझे तो देखो पता है कि आपको पता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है? दैट इज वन एंड ओनली एल्गे। ठीक है, या फिर अगर हम इसका सिंगुलर टर्म बोले तो दैट इज एल्गा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्गे इज जनरली ग्रीन इन कलर, है ना, क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ये अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से मूव करते, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला।
ठीक है, उनका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक फ्लैजिला। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज if a laboratory has only a fold scope, what is its primary limitations when studying microscope compared to a high powered laboratory microscope? ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। So it cannot be used to observe unicellular organisms. It does not provide the same level of detail as high powered microscope. It cannot be used to observe the nuclei of cell. And it is not foldable and it is difficult to transport. क्या हो जाएगा, तो देखो फोल्ड स्कोप कैसा होता है, इट इज फोल्डेबल, है ना, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, देखो जितनी डिटेल में, ठीक है, जितनी डिटेल में हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, सारी चीजें डिटेल में बताते हैं, उतनी डिटेल से जो हमारा फोल्ड स्कोप है वो नहीं बता पाता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट डज नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल एज अ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इज स्टडी अ न्यूली डिस्कवर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे फाइंड दैट इट्स सेल आर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कैसा सेल है इनके पास, प्रोकैरियोटिक सेल है, मीनिंग दे लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली दिस ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यहाँ पे क्या हमको रीजन दे रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल इज लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, यस, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एल्गे, ईस्ट, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज बैक्टीरिया, कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरिया। जबकि जो एल्गे है, ईस्ट है एंड प्रोटोजोआ है, दे आर यूकैरियोटिक, दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियाई, जबकि इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। Now next question है question number 4, which of the following best describe the function of a cell wall in a plant। ठीक है, तो प्लांट के सेल वॉल को कौन बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेगा। It control the movement of a substance in and out of the cell. It provide rigidity and strength of the plant. It contain chlorophyll for photosynthesis. It is the site where most life process takes place. फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका, यस, सो बेसिकली अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल क्या करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, एक रिजिडिटी देता है प्लांट को। क्यों, क्योंकि प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, है ना। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल। क्यों, क्योंकि उनको ऐसे मूवमेंट की जरूरत, वो तो खुद ही मूव कर लेते हैं ना, वो खुद ही अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई प्लांट्स हैव सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू दी प्लांट्स। ये प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर, what is the correct hierarchy from a simple to the most complex level। चलिए इनको हमें अरेंज करना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। तो सबसे पहले ऑर्गन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, नो, देन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ये तो उल्टा हो गया ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है हमको। सेल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, ये भी उल्टा लग रहा है ना। हाँ, ऑर्गन पहले आ गया, जबकि ऑर्गन बाद में आना चाहिए था, टिश्यू पहले आना चाहिए था। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिजम्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, नाउ next question is question number 6, according to the chapter what is the primary function of cytoplasm in a cell। प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यस, प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म का। ऑप्शंस है, इट रेगुलेट ऑल सेल एक्टिविटीज, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ,
इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल मोस्ट लाइफ। अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें, इससे पहले हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है। साइटोप्लाज्म क्या करता है भाई? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है एक सेल के अंदर, ठीक है, वेयर मोस्ट केमिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। तो वहां पे लाइफ जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ अकर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? मोस्ट लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन इट। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर साइटोप्लाज्म, है ना, सेम क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is an example of a unicellular fungus? Okay, so unicellular fungus का क्या example होगा? ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट या फिर एल्गी। यूनिसेलुलर फंगस, तो यूनिसेलुलर कौन है यहाँ पे? यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिनके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। एंड यहाँ पे ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। A group of cell work together to perform a specific function such as protecting the inner lining of the cheek. According to the level of the organization, what do these cells form? Okay, so these cells are called an organ, tissue, organ system या फिर organisms। क्या कहते हैं? So group of cell is called tissue, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल को हम क्या कहते हैं? उनको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जो ग्रुप में फंक्शंस करना पसंद करते हैं, ठीक। और इसमें सारे के सारे एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन है द यूज ऑफ ग्लिसरीन इज इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग अ स्लाइड ऑफ अनियन पील, and the reason is glycerine prevent the cell from drying out and improve the clarity for the better visualization of the cell. So basically yes, we use glycerine, हम glycerine use करते हैं, yes, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? assertion तो देखो true है, and reason क्या है? glycerine prevent a cell from drying, सूखने से उसको बचाता है, and improve the clarity, ठीक है, अच्छे ज्यादा हमको visualization होता है। So this is also correct and with the correct explanation, ठीक है, with the correct explanation। so question number 9 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक। now next question है क्वेश्चन नंबर 10। so assertion है Robert Hooke invention of a microscope which could magnifying object 200 to 300 times was a groundbreaking scientific discovery। yeah, is it true? yes, क्या ये true है? of course, and reason है this tool enable him to observe and name a basic unit like the cell for the first time। तो basically अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा रॉबर्ट हुक का नाम लेते हैं। एंड रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665 में, बट उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, लिविंग सेल के बारे में उन्होंने कुछ भी हमको नहीं बताया था। बट जो भी यहाँ पे हमको असर्शन एंड रीजन दे रखा है, बोथ आर ट्रू विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्कर क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू इट्स फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। तो नर्व सेल कैसा होता है? यस, नर्व सेल का एक यस हम बोल सकते हैं कि स्पेशल शेप होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसके काम के हिसाब से बेसिकली क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है, ठीक है, एंड पूरी हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। अब अगर नर्व सेल के बारे में बात करें तो नर्व सेल्स के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है। सो अ नर्व सेल्स आर स्पेशली, ठीक है, और नर्व सेल्स आर स्पेशली और स्पेसिफिकली भी लिख सकते हो, शेप्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एंड
स्ट्रक्चर्ड सेल, ठीक है, शेप्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सेल, ये क्या काम करता है? टू कैरी मैसेजेस, टू कैरी, क्या काम करता है? क्या पहुंचाने का काम करता है? ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, टू कैरी मैसेजेस। कहां पे पहुंचाएगा भाई? यस, कहां पे पहुंचाएगा? थ्रू आउट दी बॉडी, थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। चलो जरा इसके हम ये जो स्पेशल फीचर्स हैं, है ना, उसके बारे में बात करते हैं, इनकी एडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं। सो एडेप्टेशन ऑफ नर्व सेल, एडेप्टेशन ऑफ नर्व सेल। तो सबसे पहला नर्व सेल में हमको क्या चीजें देखने के लिए मिलती है? एक लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर। और इस लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर को बेटा अभी मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन क्या होते हैं? तो बहुत लंबा होता है, एंड दे अलाउ नर्व इंपल्सेस टू ट्रैवल, ठीक है। वो उस एक्सॉन में नर्व इंपल्स को ट्रैवल करने देती है, ठीक है। कहां से कहां तक? यस, वो हमारे मान लो ऐसा स्पाइनल कॉर्ड टू टोज, और वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है, ठीक है। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, अलाउइंग it allowing nerve impulse, it allowing nerve impulses, ठीक है, it allowing nerve impulses to to travel over long distance, over long distance, such as spinal cord to toes, such as spinal cord to toes। तो ये तो हमारा एक्सॉन का काम हो गया, पहला काम। दूसरा, उसमें कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, है ना। आपको इस तरीके का ना बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आपको इस तरीके का आपको ना शेप देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आपको शेप देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें आपको ये डेंड्राइट्स मिलते हैं। जो अभी हम डेंड्राइट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो ये है डेंड्राइट्स, और इसी को हमने क्या कहा है बेटा? इसी को हमने एक्सॉन कहा है, ठीक है। तो इसमें ब्रांचेस एंड होती है, और यहां पे भी आपको ये ब्रांचेस नजर आएंगी, ठीक है। सेकेंड क्या है? ब्रांचेस एंड्स, ब्रांचेस एंड। और इन ब्रांचेस एंड को क्या कहते हैं बेटा? डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? हाँ जी, इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर नर्व सेल, है ना। ये सिग्नल को रिसीव करते हैं एंड पास देम टू दी, किसको पास करते हैं ये? टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है। दूसरे से इसने दूसरे नर्व सेल से इंफॉर्मेशन पास किया, अपने पास लेकर आया, और फिर ये दूसरों को, दूसरे सेल को पास कर देगा, ठीक है। सो डेंड्राइट्स रिसीव, डेंड्राइट्स receive signals from other nerve cell, and pass towards the cell body, and pass towards the cell body। अब इससे क्या हो जाएगा? हाँ जी, इससे क्या हो जाएगा? ये हमें कम्युनिकेशन, ठीक है, जो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है उसको करने में हेल्प करता है। तो हेल्पिंग इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी सेल्स, हेल्पिंग इन communication
between many cells. क्लियर? तो डेंड्राइट्स के बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें होती है, बट ये हमारे कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लिए, एक और पॉइंट मेन पॉइंट लिख लेते, दैट इज न्यूक्लियस। क्योंकि हर एक सेल में ना क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हर एक सेल में न्यूक्लियस तो देखो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। एंड न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल दी सेल्स एक्टिविटी, ठीक है। दी सेल बॉडी control the cell activity, the cell body control the cell activity, the cell body control the cell activity and keep alive while processing, ठीक है। and keep alive while and keep it alive, keep it कर लो, keep it alive while processing, ठीक है। while processing incoming signals। तो ये हमारे न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे डेंड्राइट्स हो गए, ये हमारे एक्सॉन हो गए। वैसे इसमें होते तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको इसमें डेंड्राइट्स तो दिख ही गए, न्यूक्लियस भी दिख ही जाएगा, एंड इसमें एक और क्या होता है? साइनैप्स होता है, ठीक है। जो 2 होते हैं ना उसमें, तो एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल, तीसरा नर्व सेल, इनके बीच में जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड्स इन अ प्लांट सेल एंड नेम अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट। सो बेसिकली प्लास्टिड्स इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेक एंड स्टोर फूड फॉर प्लांट्स, क्लियर। सो ऑफ कोर्स व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स? तो सबसे पहले तो जाने कि भाई प्लास्टिड्स क्या होता है। तो प्लास्टिड्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड्स आर इंपॉर्टेंट, ये हमारे ये प्लांट में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं which is only present in plants, ठीक है, and found only in plants, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। देयर मेन फंक्शन, और इनका मेन फंक्शन क्या है? देयर मेन फंक्शन इज टू मेक एंड स्टोर फूड फॉर प्लांट। मेन फंक्शन and their main function is to make and store food for plants, make and store food for plants, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? नेम एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फंक्शंस बताने हैं प्लास्टिड्स के, ठीक है। तो किसमें हेल्प करता है बेटा? यस अगर हम प्लास्टिड्स के फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, प्लास्टिड्स के फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या करता है प्लास्टिड्स? यस सो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स, क्योंकि खाना बनाएगा, खाना स्टोर करेगा, तो खाना कौन बनाता है? यस फोटोसिंथेसिस करने के प्रोसेस को ही तो हम बोलते हैं खाना बनाना। सो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस से? कौन सी प्रोसेस से? क्या करता है ये? क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है एंड खुद ब खुद खाना बनाता है। सो दे आर ऑटोट्रॉफ, है ना। एंड द स्टोर फूड मटेरियल, किसमें फूड मटेरियल स्टोर करते हैं बेटा? ये स्टार्च में फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से फंक्शंस हमने ऑलरेडी लिख दिया ना, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू मेक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोबारा हमें फंक्शन नहीं लिखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हम लिख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस को छोड़ दो, फंक्शन लिख लिया है हमने, है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। ग्रीन कलर, ठीक है, प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। किस टाइप के प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में ग्रीन कलर लाने के लिए, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ plastids
responsible for green color in plants. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन प्लांट्स. तो कौन सा प्लास्टिड होता है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट. कौन सा प्लास्टिड्स होता है बेटा? दैट इज क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स दैट कंटेन क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड्स. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड्स, है ना, दैट कंटेन क्लोरोफिल, जो खाना बनाने में हेल्प करता है, विच इज अ ग्रीन पिगमेंट. ठीक है, दी ग्रीन pigment, this is green pigment which is responsible for green color of the plants, which is responsible for green color in plants, which is responsible for green color in plants and for photosynthesis. ठीक है, plants and for photosynthesis. ठीक है, and for photosynthesis. Clear? Now next question है question number 13. Why are microorganisms like bacteria, fungi unable to grow on a food item that have a high concentration of salt or sugar such as pickle and murabbas? ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, जो फंगाई है, वो उस टाइप के फूड पे क्यों ग्रो नहीं कर पाते जिसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है या फिर सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है? जैसे कि पिकल, इसमें आसानी से जो फंगस वगैरह है, जो बैक्टीरिया है, वो ग्रो नहीं कर पाते. मुरब्बाज में, है ना, क्योंकि बहुत मीठा होता है वो, है ना, तो उसमें भी जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं. क्या रीजन है? व्हाट आर दी रीजंस, क्यों इसमें ये ग्रो नहीं कर पाते? सो बेसिकली जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्यों ग्रो नहीं कर पाते? क्योंकि उनको ऐसा कंडीशन नहीं मिल पाता है ना. जिस कंडीशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उनको उस टाइप की कंडीशंस नहीं मिल पाएंगे जिसमें ये ग्रो कर पाते हैं. एंड बेसिकली हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट जो होते हैं, वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं. ठीक है, वो किसकी तरह काम करते हैं बेटा? प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं. कैसे? देखो, अगर हाई सॉल्ट, हाई शुगर होगा ना, तो वो एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. ठीक है, आउटसाइड दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, जहां पे वाटर मूव करता है बाहर की साइड. ठीक है, जहां पे वाटर क्या मूव करता है? बाहर की साइड, एंड चीजें जो है वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है. सो दीज आर दी रीजंस. तो यहाँ पे क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है, आप 1 मार्क्स में सीधा सीधा आंसर लिख देंगे. ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम? यस, क्या आंसर लिखेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria and fungi unable to grow on food items that have high concentration of salt and sugar. ठीक है, because such condition cause loss of water from their cell. Because such condition cause loss of water from the cell. अभी मैंने आपको बताया था ना, हाइपरटोनिक, जहां पे
वाटर जो है वो आउटसाइड की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी सेल। तो इस वजह से बैक्टीरिया एंड दीज टाइप ऑफ फंगस कुड नॉट एबल टू ग्रो, ठीक है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि फूड लाइक क्या था हमारे पास, पिकल्स एंड मुरब्बास, ठीक है, ये प्रिजर्व हो जाते हैं बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। किस चीज को प्रिवेंट करता है बेटा, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है, हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर, ठीक। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर प्रिवेंट माइक्रोबियल, ठीक है, ग्रोथ, बिकॉज दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से हमको आंसर लिखना पड़ेगा। सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कैसे हुआ, हाउ डिड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ रॉबर्ट हुक एंड एंटोइन वैन लीeuwenhoek के बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है, एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन का हमको सिग्निफिकेंस देना है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से बताया गया था, सिग्निफिकेंस क्या होता है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए थे, है ना, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, है ना, तभी तो देखो सेल को किस में देखा गया था, माइक्रोस्कोप में ही देखा गया। उन्होंने ऐसी इनविजिबल चीजें ढूंढ ली विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, है ना। तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेक थॉट इन बायोलॉजी, ठीक है, बिकॉज इट अलाउ ह्यूमन टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स एंड स्ट्रक्चर्स विच इज इनविजिबल बाय आवर नेकेड आइज, ये हम बात कर सकते हैं, यही हमारा सिग्निफिकेंस है, राइट। सो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, द invention of microscope, the invention of microscope was one of the important breakthrough इन बायो, और आप बायोलॉजी भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट अलाउ ह्यूमंस टू सी द टाइनी, बिकॉज इट अलाउ ह्यूमंस टू सी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, और टाइनी ऑर्गेनिजम्स टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, दैट आर इनविजिबल टू आवर नेकेड आईज, ठीक है। Now, what are the significance of the microscope? तो इसके बारे में बात करते हैं, significance क्या है माइक्रोस्कोप का। So, significance of microscope, ठीक है, significance of microscope क्या हो जाएगा, इससे हम बहुत छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते, दिस इज द सिग्निफिकेंस। सो इट अनेबल साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इट एनेबल ठीक है, इट अनेबल साइंटिस्ट टू सी tiny microorganisms it enables scientists to see tiny microorganisms
लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, फंगाई and other organisms and other organisms for first time, ठीक है, पहली बार माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये सारी की सारी चीजें वो लोग देख पाए थे। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप कि वो छोटी से छोटी चीज को भी 200 से 300 टाइम बिल्कुल उसको एनलार्ज करके हमको बताता है और दिखाता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। और क्या हम यहाँ पे पॉइंट ला सकते हैं इसमें, सेकेंड पॉइंट हम इसके बारे में और क्या बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। यस अच्छा, जब भी हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ना तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज को अगर हमको देखना होता है तो हम एक स्लिट यूज करते हैं, ठीक है, एक हम ऐसा बोल सकते हैं कांच की होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम चीजों को देखते हैं। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होंगी, यस इट हेल्प इन, ये सेल को स्टडी करने में बहुत हेल्प हुई थी, ठीक है, तो इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट। It help in the study of structure and function of cell, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को समझने में हमें हेल्प मिली थी, राइट। इसके बाद अब देखो इतना हो गया, इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं कि हाउ डिड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोथ रॉबर्ट हुक एंड एंटोइन वेन लीवेनहुक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस आर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, तो इन्होंने कैसे हेल्प की बेटा, यस इन लोगों ने कैसे हेल्प की। देखो सबसे पहले जानो कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को फाउंड किया था एंड लीवेनहुक की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिविंग सेल को ढूंढा था, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पे कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बेटा। सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक अ कंपाउंड, जिन्होंने माइक्रोस्कोप बोला उस कंपाउंड को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो क्या करते हैं 200 से 300 टाइम्स चीजों को क्या कर देते हैं, मैग्नीफाइंग कर देते हैं। एंड ही डिस्कवर्ड द, हम ऐसे बोलते हैं ही डिस्कवर्ड डेड सेल, ठीक है, विच इज आइडेंटिफाइड एज अ यूनिट ऑफ लाइफ। ही डिस्कवर्ड द डेड सेल, ठीक है, ही डिस्कवर्ड द डेड सेल आइडेंटिफाइंग द यूनिट लाइफ, ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया गया, उसको यूनिट ऑफ लाइफ नाम दे दिया गया। क्लियर। वहीं अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ लीवेनहॉक के बारे में बात करें, ठीक है, एंटोइन वैन लीवेनहॉक के बारे में बात करें, contribution of एंटोइन वेन लीवेनहुक, तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था बेटा, इन्होंने लिविंग सेल को ढूंढा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, ही ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, ठीक है, ही ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। तो इतना काफी है। Now, the last question of today's class, question number 15. A student observe a microscope slide of a plant cell and an animal cell side by side. Based on the chapter, list 3 key difference the student would observe between the two cells. Okay, so simple सी बात है, हमें यहाँ पे plant cells और animal cell में difference बताना है, जो कि बेहद important question है और ये आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। So difference between plant cell and animal cell,
ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, इनके फीचर्स के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दैट इज सेल वॉल। चलो 3 ही बताना है ना, तो हम यहाँ पे 3 बताएंगे। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यस प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट एंड इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। तो इसमें ये प्रेजेंट होता है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि ये एब्सेंट, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, शेप के बारे में अगर हम बात करें, सेकेंड फीचर हम क्या लेके चल रहे हैं, दैट इज शेप। तो यूजुअली रेक्टेंगुलर और फिक्स्ड शेप होता है इसका, यूजुअली रेक्टेंगुलर और फिक्स्ड शेप। ठीक है, प्लांट सेल के बारे में बात करें, अगर एनिमल सेल के बारे में बात करें तो इरेगुलर और राउंड शेप, इरेगुलर और राउंड शेप। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां पे क्या हो जाएगा, प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स में ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या फिर हम प्लास्टिड्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें तो देखो बेटा प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, और एनिमल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि इनको एज सच कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है। एंड इसी के साथ टोटल 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कंप्लीट, यानी कि चैप्टर 2 का हमने, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन वर्कशीट पूरी कंप्लीट कर ली। अब आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे थे, 2 मार्कर क्वेश्चन में आपने कितना लिखा और आपके अकॉर्डिंग उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए थे। तो सेल्फ इवेल्युएशन भी आपको करना है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।